हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हम लोग अभी पिछले लेक्चर में हम पिछले सारे लेक्चर की सीरीज अगर आप देखेंगे तो हमने इंट्रोडक्शन से शुरू किया था। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में टीयू एमयू पढ़ा था, वांट पढ़ा था। वांट के बाद में हम लोगों ने उसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स कंज्यूमर सरप्लस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज ओके टेक्निकल इशू। माइक वॉज नॉट देयर। एक बार फिर से सुनना पड़ेगा आपको। यस अभी फिर से एक बार मैं बोलता हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में कहाँ से अपनी बातों को शुरू किया था। हमने शुरू किया था अपनी बातों को वांट से। चैप्टर 1 में हमने वांट डिस्कस किया था। देन वांट के साथ साथ मैंने टी यू एम यू वगैरह बताया था। अगर लेक्चर नंबर 1 देखेंगे आप लोग तो उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, देन वांट कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में वांट के बाद ह्यूमन वांट के टाइप्स, ह्यूमन वांट के टाइप के बाद टी यू एम यू, TUMU के बाद वी हैव स्टार्टेड अवर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद हमने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था। विद दिस कार्डिनल अप्रोच वाज कंप्लीटेड। अभी हम लोग आ गए हैं ऑर्डिनल अप्रोच में। और एज फार एज ऑर्डिनल अप्रोच इज कंसर्न तो हम लोगों ने उसमें इंडिफरेंस कर्व से अपनी बातों को स्टार्ट किया था। अभी इंडिफरेंस कर्व में मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें कि दो अलग अलग प्रोडक्ट को अगर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पर लगाएं तो हमें एक्स और वाई एक्सिस पर अगर लगाएं तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हमने अपनी बातों को शुरू किया था इकोनॉमिक्स की सीरीज को, चैप्टर नंबर स्टार्टिंग से, जहां पे मैंने आपको बताया था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। Once introduction is completed, we have shifted to our next chapter, that was consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर में मैंने लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया था लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि टीयू और एमयू क्या होता है। और उससे पहले मैंने स्टार्ट किया था वांट से। ह्यूमन वांट्स के टाइप बताए थे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था। टीयू एमयू को डिस्कस करने के बाद वी हैव शिफ्टेड टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए हैं आज इनडिफरेंस कर्व की तरफ। इनडिफरेंस कर्व हमें दिया है हिक्स और एलन ने। हिक्स और एलन जो है वो हमें सिखाते हैं कि एक अलग अप्रोच है जिसका नाम है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें इंडिफरेंस कर्व के बाद वो हमें सिखाते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम चेकिंग वेदर टेक्निकली वी आर सॉल्व्ड और नॉट। यस यस, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। और मैं अच्छे से एक बार बता पा रहा हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि लाइव एकदम सही जा रहा है। एक बार लाइव को चेक कर लेना तो, और एक बार ऊपर आके गेट भी बंद करना। यस, अभी लाइव एकदम सही जा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कैन वी स्टार्ट नाउ। यस, सबसे पहले मैं आपको सिखा क्या रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व के नेचर में क्या क्या बातें होती है। तो सबसे पहला, अगर आप इंडिफरेंस कर्व को देखोगे तो दिस इज आवर ओ एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओ वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। इसे कहा जाता है IC1, इसे कहा जाता है IC2, इसे कहा जाता है IC3। जब कभी एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व अगर एक में ही अगर बनाए गए हैं, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व अगर एक ही जगह पर अगर बनाए गए हैं तो उसे कहा जाता है इंडिफरेंस मैप। और दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन को कहा जाता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आई रिपीट, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। एक और बात मैं कह सकता हूं कि व्हेन मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व इज मैप्ड इन द ग्राफ, इट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो यहाँ पे है एक से ज्यादा, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व है, IC1 है, IC2 है, IC3 है इस फोटो के अंदर, तो ये इंडिफरेंस मैप बन गया।
अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला इसकी खास बात यह है कि इट स्लोप डाउनवर्ड राइट साइड। कहां जाता है ये? इट स्लोप डाउनवर्ड राइट साइड, यानी कि राइट साइड में जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा। आई रिपीट, राइट साइड में जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है? दूसरा, क्यों जाएगा ऐसा? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पर मान लीजिए कि क्लोथ रखे हैं और वाई एक्सिस पर मान लीजिए क्लोथ रखा है और एक्स एक्सिस पर रखा है फूड। तो फूड और क्लोथ में जो रिलेशन है ना वो कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। अगर हम क्लोथ का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो हमें फूड का कम करना पड़ेगा, फूड का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो हमें क्लोथ का कम करना पड़ेगा। इस बात को आप यहां से एक सेकेंड, ये वाला इधर देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या रिलेशन है। देखिए यहां पे फूड का कंजम्पशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दूसरे नंबर पे क्या है? क्लोथ का कंजम्पशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब फूड का कंजम्पशन बढ़े और क्लोथ का कंजम्पशन घटे तो ये ऐसे करके जा रहा है, एक डाउन और एक अप। जब ये एक डाउन और एक अप जाता है तो इसके कहा जाता है इन डिफरेंस कर्व का इनवर्स रिलेशन। क्या कहा जाता है इसको? इनवर्स रिलेशन। एंड यू नो व्हाट, इनवर्स रिलेशन जब भी कभी दो प्रोडक्ट के बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो चीजें आ रही है उनके बीच में अगर इनवर्स रिलेशन अगर होता है तो जो कर्व बनता है वो राइट साइड डाउनवर्ड जाता है। ये इकोनॉमिक्स का रूल है, चाहे वो प्राइस और डिमांड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब, चाहे हम अभी ये पढ़ रहे हैं तब। हमेशा एक बात ध्यान रखना, व्हेन द रिलेशन बिटवीन बोथ दी सेगमेंट आर inverse, if the relation between both these segment are inverse, then in that case the curve will be right side downward। तो अभी आप देख पा रहे हैं राइट साइड डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं, ये जो कर्व होता है ना ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। साहब क्या होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? तो समझना, ये है कर्व आपका। ठीक है, दिस इज ओ एक्स एक्सिस, दिस इज ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। अगर आप कर्व को देखेंगे तो कर्व जो है ऐसे जा रहा है, ये देखो नीचे की तरफ ऐसे। इसके जो शेप है ये इस तरह का है, इसे कहा जाता है इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मींस टू से जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ ये झुका हुआ रहेगा। पता है दो तरह के शेप होते हैं, एक तो ये वाला, इसे कहा जाता है जो ऐसे इस तरफ झुका हुआ होता है उसे कहा जाता है कॉन्वेक्स, और अगर जो इस तरह का होता है उसे कहा जाता है कॉनकेव। क्या कहा जाता है? कॉनकेव। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो है ना कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, इसका रीजन होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर कभी किसी कंडीशन में अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग है तो शेप हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा। शेप हमेशा सही जा रहा है, शेप हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा, राइट? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब बाद में मिल ले, मेरे 20 मिनट का ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। नेक्स्ट है हमारा, इसमें दो एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन होगी ये वाली और दूसरी सिचुएशन होगी ये वाली। मान लीजिए कि यहां पर क्लोथ है और यहां पर फूड है, ठीक है, और या फिर यहां पे क्लोथ है और यहां पर फूड है। तो ये कब बनेंगे? ऐसे इंडिफरेंस कर्व कब बनेंगे? इसके लिए मैं आता हूं टू एक्सट्रीम सिचुएशन में। यानी कि ऐसे कौन से वाले पॉइंट्स हैं जहां पर एक्सट्रीम सिचुएशन चली जाती है? तो समझना, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जब कभी टू गुड्स क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर हैं, द कंज्यूमर इज कंप्लीटली इनडिफरेंट as to which is to consume and is willing to exchange 1 unit of x for 1 unit of y. His indifference curve for these two goods are therefore straight and parallel line with a constant slope curve, or indifference curve has constant MRS. मान लीजिए कि मैं अगर आपके सामने रखूं यहाँ पे फूड और यहाँ पे मैं रख रहा हूं क्लोथ, ठीक है, एक जगह मैंने क्या रख लिया? फूड, और एक जगह मैंने क्या रख लिया? क्लोथ। जैसे मान लीजिए 10, 8, 6, 4 है ना, और क्लोथ बढ़ा रहा हूं मैं 2, 5, 9, 12। तो मुझे बताओ छोड़ा क्या है? फूड छोड़ा है, गिव अप क्या किया है? फूड। तो मुझे बताओ पहले से दूसरे में कितना फूड गिव अप किया? 2। दूसरे से तीसरे में कितना फूड गिव अप किया? 2। तीसरे से चौथे में कितना फूड गिव अप किया? 2। और जिसे गिव अप करते हैं उसे हम एमआरएस बोलते हैं। क्या मैं कह सकता हूं एमआरएस कांस्टेंट है? 2 2 2 2 2। जब एमआरएस कांस्टेंट होती है तो ध्यान रखना
कर्व इस तरह के बनते हैं, तब इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है एक्स और वाई को टच करते हुए एकदम पैरेलल। तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये फिगर नंबर 1 का पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन MRS इज कांस्टेंट। अगर MRS कभी कांस्टेंट है, सेम सेम एकदम एग्जैक्ट 2 2 2 2 2 5 5 5 5, तो ऐसी कंडीशन में जो कर्व बनेगा वो इस तरह का बनेगा। और अगर MRS कांस्टेंट नहीं है तो सेकंड एक्सट्रीम सिचुएशन भी पढ़ लेते हैं। मेरी बात सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में कॉमन बात यह है कि इंडिफरेंस कर्व इस तरह से चलते हैं, इंडिफरेंस कर्व इस तरह से चलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज की खास बात क्या है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि बेटा ये स्लोप डाउनवर्ड राइट साइड होता है, दूसरे नंबर पे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। लेकिन दो एक्सट्रीम सिचुएशन में कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं होते हैं। पहली सिचुएशन जब MRS कांस्टेंट हो, और दूसरी जो सिचुएशन है वो आपके सामने रख रहा हूं। एवरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस इज इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट द MRS इज undefined because the individual preference do not allow any substitution between goods। अगर मान लीजिए दो गुड्स हैं, वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं, जब दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट होंगे देन इन दैट केस जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो अभी MCQ क्या बन गए कि भाई साहब जो इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्सटीट्यूट होगा, इंडिफरेंस कर्व MRS परफेक्ट सब्सटीट्यूट होगा, या ऐसा कहें कि दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट होंगे तो कर्व ऐसा बनेगा। और जब कभी कांस्टेंट MRS रहेगी तो कर्व ऐसा बनेगा। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? दैट्स इट। नेक्स्ट है, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये सिचुएशन कभी नहीं होगी। ये सिचुएशन क्यों नहीं होगी कभी? क्योंकि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन लोअर इंडिफरेंस कर्व। अभी एक बात बताओ, मैंने अभी आपको कहा ये कर्व मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है, ये कर्व यहां पे बना देता हूं, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, IC1 IC2 IC3। अगर आप मेरे लेक्चर्स को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि IC2 इज बेटर देन IC1, IC3 इज बेटर देन IC2। तो अगर कहें कि IC3 कैसा है तो आप कहोगे IC2 से अच्छा। IC2 कैसा है, ये रहेगा, IC2 कैसा रहेगा, IC1 से अच्छा। ये IC2 इज बेटर देन IC1। तो मुझे बताओ सबसे अच्छा क्या हो गया, IC3। तो क्या मैं कह सकता हूं, बेटर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व, बेटर द सेटिस्फैक्शन। हायर द इंडिफरेंस कर्व, बेटर द सेटिस्फैक्शन। क्या मैं कह सकता हूं, ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा अच्छा है, और ऊपर वाला और ज्यादा अच्छा है। जितना जितना ऊपर रहेगा उतना उतना अच्छा रहेगा। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। दूसरा नेक्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टचेस आइदर एक्सिस। आप इसको ऐसे समझना, ये है, ये इस एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ये है, ये भी कभी टच नहीं करेगा। इट नेवर टचेस द एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है। ये थी क्या, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज या इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ अच्छी बातें। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने आपको कितने पॉइंट पढ़ाए? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहले मैंने पढ़ाया इंडिफरेंस कर्व, है ना, क्या होते हैं, हायर इज बेटर। पहला क्या बढ़ाया, हायर इज बेटर। दूसरे नंबर पे मैंने बताया इट इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। उसके बाद में मैंने बताया कि नेवर टचेस द एक्सेस, ठीक है। उसके बाद बताया नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। ये इसकी मेनली प्रॉपर्टीज है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हम लोग अपना इंडिफरेंस कर्व को अगर समराइज करें तो मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, बहुत तसल्ली से सुनना। सब लोग एकदम अपने अपने कान खोल दीजिए। 2 एक्सिस होते हैं हमारे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
एक एक्सेस पर क्लोथ है, एक एक्सेस पर फूड है ना। ये इस तरह का हमारा कर्व है। ये है हमारा किसका एक्सेस, ये वाला है हमारा किसका, फूड का, ये वाला किसका है, क्लोथ का। हम ऐसा करके एक कर्व बना रहे हैं, हम ऐसा करके कर्व बना रहे हैं, इसको ऐसा करके हम कर्व बना रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो इन्होंने कहा कि इंडिफरेंस कर्व पे मिलने वाले हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। दिस इज इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मैप, तो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। लेकिन हमने अभी तक ये तो पढ़ा ही नहीं कि हमें कौन सा वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हमें कौन सा वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसके लिए हमें सीखना होगा बजट लाइन को। तो पहले मैं आपको बजट लाइन सिखाता हूं। अब बजट लाइन क्या होती है पहले वो समझना। बजट लाइन वर्ड का मतलब होता है, बजट लाइन वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो हमारी इनकम के बेसिस पर बनाई गई हो। जब तक हमें अपनी इनकम नहीं पता होगी हम लोग बजट लाइन को नहीं बना सकते, है ना। इनकम के बेसिस पर जो लाइन बनती है वो बजट लाइन है। वो मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में से आप कौन सा वाला सेटिस्फैक्शन लेना चाहेंगे, तो सब लोग बोलेंगे सर हाईएस्ट वाला सेटिस्फैक्शन लेना चाहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उसके लिए आपके पास पैसा है, औकात है, तो आप बोलेंगे नहीं पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो सेटिस्फैक्शन ले पाओगे क्या, नहीं ले पाओगे। तो सर कैसे करना रहा, तो समझो मेरी बात को। जब तक पैसा नहीं है जेब में तब तक हम सेटिस्फैक्शन ले ही नहीं पाएंगे। तो पहले ये देखना पड़ेगा जितना पैसा आपके पास में है, जो पैसा आपके पास में है उससे हम सेटिस्फैक्शन कैसे ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपीज है। कितने रुपए हैं आपके पास, 100 रुपीज। आई रिपीट, एक मिनट, आई रिपीट, आपके पास कितने रुपए हैं, एक मिनट, डिस्टर्ब कर रहा है ये। यस, आपके पास कितने रुपए हैं, सपोज आपके पास है 100 रुपीज, राइट। और आप इस 100 रुपीज को दो जगह खर्च करना चाहते हो, एक तो आइसक्रीम में, एक तो आइसक्रीम में और दूसरा चॉकलेट में। कितना अच्छा लग रहा है ना। चॉकलेट में कितने रुपए खर्च, चॉकलेट कितने की आती है, चॉकलेट आ रही है 10 रुपए की एक, और आइसक्रीम आ रही है 20 रुपए की एक। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप 20 रुपए को और 10 रुपए को चॉकलेट पे अगर खर्च कर रहे हो तो कैसे खर्च करोगे। उससे जो लाइन बन के आएगी उसी को ही तो बजट लाइन बोलेंगे। तो मैंने लिखा आपके केस 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला केस, अगर मान लीजिए पूरे के पूरे 100 रुपए आप खर्च कर दो किस पे, आइसक्रीम पे। पूरे के पूरे 100 रुपए किस पे खर्च कर दो अगर आप, आइसक्रीम पे। तो मुझे बताओ आइसक्रीम कितनी आएगी। पूरे के पूरे 10 रुपए किस पे खर्च कर दिए, आइसक्रीम पे, सॉरी 100 रुपए। मुझे बताओ आइसक्रीम कितने की, 20 रुपीज की। 20 रुपीज की कितनी आइसक्रीम लेंगे, 5। कितनी आइसक्रीम लेंगे, 5। तो 100 रुपए पूरे ही खर्च हो जाएंगे। और जब हमने ये 100 रुपए पूरे के पूरे आइसक्रीम पे खर्च कर दिए तो माय क्वेश्चन इज चॉकलेट कितनी आएगी, भाई साहब 0, क्योंकि हम 100 रुपए पूरे खर्च कर चुके हैं। तो टोटल हमारा एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, 100। हमारे पास है भी कितने रुपए, 100, तो पूरे 100 खर्च हो गए। अब मान लीजिए आपने अगर अगर आपने चॉकलेट लेनी है तो आपको एक आइसक्रीम कम करनी पड़ेगी। अगर एक आइसक्रीम कम करी तो आइसक्रीम कितनी आई, 4। और 4 आइसक्रीम खरीदने पर, 4 आइसक्रीम खर्चने पर आपके 80 रुपए खर्च हो गए। अब आप एक चॉकलेट ले सकते हो या 2 ले सकते हो, आप भाई साहब 2 चॉकलेट ले सकते हो। तो 80 रुपए आइसक्रीम का गए, 4 आइसक्रीम 20 रुपए की एक, और 20 रुपए आपके चॉकलेट के गए। 80 और 20 कितने हो गए, 100। अगर मान लीजिए कि आप 3 आइसक्रीम परचेस करते हो तो 20 इंटू 3 60 रुपए खर्च हो गए। इस कंडीशन में आपको चॉकलेट कितनी मिलेगी, तो आपको चॉकलेट मिलेगी 4, क्योंकि 4 इंटू 10 40 रुपए, तो ये 4। तो यहां पे भी कितने खर्च होंगे, 100 रुपए। आप 4 आइसक्रीम खर्च, सॉरी आप 2 आइसक्रीम खर्च रहे हो। कितनी आइसक्रीम खर्च रहे हो, 2। 2 इंटू 20 40 और 6 इंटू 10 60, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, अगेन 100 रुपए खर्च होंगे। कितने रुपए खर्च होंगे, 100 रुपए। अभी क्या हो गया, एक आइसक्रीम 20 रुपए की और 8 चॉकलेट 80 रुपए की, तो 100। क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा काम हो गया अच्छे से। अब मुझे बताओ अगर इसे ही मैं अगर ग्राफ पे प्लॉट करूं तो आप क्या कहेंगे साहब, आप ये कहेंगे ये मैंने इसके लिए ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये ग्राफ बना दिया और यहां पे मैंने फिगर्स लिख दिया। इधर लिख दिया, एक जगह लिखते हैं चॉकलेट, एक जगह लिखते हैं
आइसक्रीम, ठीक है, एक जगह लिख लिया चॉकलेट, एक जगह लिख लिया आइसक्रीम, और इस ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बजट लाइन बना रहा हूं मैं, तो चॉकलेट कितनी आ सकती है, तो मैंने लिख दिया, आइसक्रीम कितनी आ सकती है, 1 2 3 4 5, चॉकलेट में लिख दिया 2 4 6 8 10। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 5 आइसक्रीम खरीदूंगा, 5 आइसक्रीम, तो मुझे, मैं ग्रीन से कर रहा हूं, मैं 5 आइसक्रीम खरीदूंगा तो मुझे एक भी चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो 5 आइसक्रीम लेकिन एक भी चॉकलेट नहीं। अगर मैं 4 आइसक्रीम परचेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दो मिलेंगे क्या, चॉकलेट, ये 4 और 2, 3 आइसक्रीम परचेस करता हूं तो 4 चॉकलेट, 3 आइसक्रीम और ये 4 चॉकलेट, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में 2 आइसक्रीम तो 6 चॉकलेट, 2 आइसक्रीम तो ये 6 चॉकलेट, और 1 आइसक्रीम तो 8, 1 आइसक्रीम तो 8 चॉकलेट, और अगर 0 आइसक्रीम तो 10 चॉकलेट। अगर मैं इसे ग्राफ को ऐसे 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 करके प्लॉट करूं तो यू कैन सी दैट हमारे पास में एक लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई, इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं कहूंगा बजट लाइन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पैसे कितने थे, 100। अब क्या आप इसके बाहर कुछ परचेस कर सकते हो क्या, अगर इधर लिखा हुआ हो, ये इधर देखो, ये 12, अब आपको 12 चॉकलेट और 3 आइसक्रीम खर्चनी है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, 3 आइसक्रीम और 12 चॉकलेट। क्या आप इस पॉइंट को टच भी कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं टच करते साहब, इसलिए टच नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं 12 चॉकलेट परचेस करता हूं तो 120 रुपए लगते हैं, और 3 आइसक्रीम मैं परचेस करता हूं तो मेरे 60 रुपए लगते हैं, और 180 रुपए हो तो मैं यहां जा सकता हूं। मतलब इस पॉइंट को कहा जाता है बजट लाइन का एक्सटर्नल पॉइंट, और आप बजट लाइन के एक्सटर्नल पॉइंट पे तब तक नहीं जा सकते हो जब तक आपके पास पैसे ना हो। ये है हमारा इंटरनल पॉइंट। आप इस पे भी नहीं आ सकते, इस पे तो आ सकते हो, हाँ बिल्कुल आ सकते हो, इसके अंदर तो आप सब कुछ ही परचेस कर सकते हो क्योंकि वो इसके अंदर की बात है। जैसे ये वाला पॉइंट है 4 चॉकलेट और 1 आइसक्रीम, 4 चॉकलेट 40 रुपए की, 1 आइसक्रीम 20 रुपए की, तो आपके कितने खर्च हो गए, 40 और 20 60। क्या इस पॉइंट को आप ले सकते हो, हाँ, तो इंटरनल पॉइंट को आप ले सकते हो। मैं ए को लिख देता हूं इसको, और इसको लिख देता हूं बी। आप बजट लाइन में ए पॉइंट पर आप शॉपिंग कर सकते हो क्योंकि ये इंटरनल है, इंटरनल पॉइंट पे आप शॉपिंग कर सकते हो। बी पॉइंट एक्सटर्नल है, बी पॉइंट पे आप शॉपिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये आउट ऑफ बजट हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ बजट। बहुत तसल्ली से और बहुत गौर से अगर आप सुनोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ बजट चीजों को हम नहीं ले सकते, हम इन बजट चीजों को ही परचेज और ले सकते हैं। ये बात मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये किसकी बात थी, बजट लाइन की। अब मेरी बात सुनो, अब मैं अगर एक बात बताऊं कि दोनों को अगर एक ही ग्राफ पे रखूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा साहब, ये ग्राफ बनेगा इस तरह का, ठीक है, बड़ा सा बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे कर्व कुछ इस तरह से हैं, इसमें मेरा सपोर्ट करना थोड़ा सा, ये मेरा बन गया इंडिफरेंस कर्व 1, ये मेरा बन गया इंडिफरेंस कर्व 2। थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं यहां से लेते हुए, हाँ, ये इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, ठीक है। तो ये इसको वैसे वाला करते हैं ना, यस, सुंदर करता है थोड़ा सा, यस, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तुम्हें तो नहीं अच्छा लगेगा। IC1, IC2 और IC3, 3 इंडिफरेंस करो बन गए। अब मेरी बात सुनो, अब मैं बना रहा हूं बजट लाइन, बहुत तसल्ली से सुनना, इसी में ही बजट लाइन बना रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बनाई, मैंने टूटी फूटी बनाई है, बट इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दिस इज नोन एज बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर के सारे चीजें आप परचेस, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि, अच्छा बजट लाइन को मैं लिख देता हूं BB,
बी इज बजट लाइन, ये लिख दिया बी इज बजट लाइन। एक मैंने लिख दिया आई सी इज इंडिफरेंस कर्व, आई सी इज इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है? बीबी इज बजट लाइन, आई सी इज इंडिफरेंस कर्व। मुझे आपसे बात पूछनी थी कि अगर आप चाहें तो क्या IC3 पे परचेस कर सकते हो? मुझे बताओ आप सेटिस्फाई ज्यादा किस में हो रहे हो, IC1 में कि 2 में कि 3 में? 3 में। तो जाओ IC3 में परचेस कर लो। नहीं कर सकते साहब क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने बताया था ना, इस पॉइंट पे आप आ ही नहीं सकते क्योंकि आपके बजट से ज्यादा का पैसा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप चाहोगे कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएं, लेकिन आपको मिलेगा क्या? वही जो बजट लाइन के अंदर अंदर है। तो बजट लाइन कहां से जा रही है? बजट लाइन टच हो रही है एक तो इस पॉइंट पे 1, दूसरा इस पॉइंट पे 2 और तीसरा इस पॉइंट पे 3। मुझे बताओ 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे आप किस पॉइंट पे अपना परचेजिंग करना चाहोगे? साहब 1 पॉइंट बजट लाइन पर है, आप कर सकते हो, लेकिन वो IC1 का है। पॉइंट नंबर 2 IC2 का है, IC2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ये वाला। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप IC2 पे ही शॉपिंग करोगे, IC3 पे थोड़ी करोगे। तो इन्होंने कहा कि वो लाइन जहां पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वो सबसे मेन लाइन होती है, और उसी को ही हम लोग अपना कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहते हैं। E इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ध्यान रखना, कोई भी पर्सन जो शॉपिंग करेगा, परचेजिंग करेगा, वो कहां करेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि मेरी बजट के अंदर है वो लाइन, वो पॉइंट मेरे बजट के अंदर है, मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि वो मेरे बजट के अंदर है। क्योंकि मेरा जहां पर इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन एक दूसरे को जहां पे टच करते हैं वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि उस पर मैं परचेजिंग कर सकता हूं, मेरा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन है। मैं 1 पे नहीं करूंगा, मैं 3 पे नहीं करूंगा, क्योंकि 1 और 3 IC3, मैं IC1 पे है, IC3 पे भी नहीं जा सकता। चलो मैं इसको पॉइंट को लिख देता हूं A और B। ओह सॉरी, मैं A और B पॉइंट पे भी नहीं जा सकता। A पॉइंट क्या है? ये वाला, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया, अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है रे? स्टॉक हो गया। एक सेकेंड, होल्ड ऑन। यस, दिस पॉइंट इज B। मुझे बताओ आप A पे सेटिस्फैक्शन लेना चाहोगे यहां पर या B पे? नहीं साहब, A और B पे नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि IC1 का है। हम चाहेंगे कहां पे? IC3 पे। लेकिन हम IC3 पे ले नहीं सकते क्योंकि बजट लाइन के बाहर है। तो हम क्या ले लेते हैं? E पॉइंट, जो कि जो इस बजट में जो मुझे मैक्सिमम मिल सकता है वो E पॉइंट है। और E को ही मैं क्या कहूंगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसी को ही मैं आपको एक बार यहां से ले आके समझा देता हूं। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहले मैं एक बार आपको सीधा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ग्राफ पे ही लेके चलता हूं, फिर वापस बैक चलेंगे और हम वापस से बैक चलेंगे और हम लोग आ जाएंगे कहां पे? पीछे, राइट। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है। कौन सा वाला? हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। वो ग्राफ मुझे यहाँ पे बनाया ही नहीं है इंस्टीट्यूट ने। जब इंस्टीट्यूट ने बनाया ही नहीं है तो फिर समझ में कैसे आएगा बच्चों को? तो बस मेरे वाले ग्राफ से ही आपको समझ आएगा, वही एकदम सही है, वही एकदम सही है। यस, बेस्ट है। इसका मतलब वी आर गोइंग एट गुड ट्रैक। यस, ये वो पॉइंट है जहां हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इस प्राइस पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी है। एक्स यानी कि मान लीजिए कि एक्स मैंने यहां पे रखा है, तो एक्स को बोल दो क्लोथ, और वाई को एक्स को बोल दो आइसक्रीम। एक्स को बोल दो आप क्या? एक को बोल दो आइसक्रीम और एक को बोल दो क्या? चॉकलेट। एक को बोल दो चॉकलेट। तो वो पॉइंट जहां पर आइसक्रीम और चॉकलेट का वो पॉइंट जहां पर हमें मैक्स जो बजट है, उस बजट के अंदर जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं वो मेरा इंडिफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे अगर इक्वेशन की बात करें तो क्या बन रही है? वेयर MUX इज इक्वल्स टू MUY विल बी नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी अगर आप इसे रेगुलर देख रहे हैं वीडियोस को, कभी भी आज कल परसों या कभी भी, तो आप ध्यान रखना ये बजट लाइन हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मैंने बना दिया है। आप इसकी थियोरी को पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने हर चीज को डिस्कस कर लिया है।
थ्योरी पढ़ते वक्त हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको ना समझ में आए, जैसे ऑल गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल या कंज्यूमर एक्ट रैशनली, इस तरह का कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मुझे आप डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको वॉइस नोट बना के बता दूंगा कि कैसे होगा, राइट। उसके अलावा हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे बिफोर एग्जाम, तो आप उस वक्त भी लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में भी मुझसे ये सारी बातें पूछ सकते हो। ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि IC1, IC2, IC3, IC5 है, ठीक है। और हमारे पास में PQRST बजट लाइन के पॉइंट्स हैं, PQRST बजट लाइन के पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट जहां पर Px इज इक्वल्स टू MU एंड MUX इक्वल्स टू MUY एंड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, और इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मुझे लगता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आप भी इस बात को नोट करके रखिए कि वी हैव डन विथ आवर चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपका नया टॉपिक, नया जो भी चैप्टर है वो शुरू करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।